Okay, now in this last chapter of the special senses, we have discussed until now the vision and eyeball, structure of eyeball, anatomy of the eyeball, and the physiology of vision. And then in the next class, we discussed here the parts of ear and the physiology of hearing. And as far as the special senses are concerned, there are two more special senses which have to be covered here, out of which one is taste, another is smell. And you already know that if you are actually doing here the test, you have to have some idea about the anatomy of the tongue, because the tongue is the specialized organ for the test. And for any sensation, to start with, we need the stimulus. But stimulus alone is not enough. Stimulus has to be applied on the sensory receptor. And the sensory receptor will convert that stimulus into an impulse. ये मेन चीज़ है. जैसे स्टिमुलस है पेट्रोल को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए जनरेटर. तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जितने भी हमने स्पेशल सेंसेस कराए, सबसे पहले आपको उस आर्गन को बताया, हमने उसको डिस्कस किया, फिर हमने स्पेशल सेंस को डिस्कस किया. विजन हमने बाद में बताई, पहले हमने आपको आईबॉल दिखाया. Because those specialized organs, we call them sensory receptors. For the vision, they are located within the eye. And they are located and situated within the inner layer of the eye, that is retina. और फिर हमने देखा कि उस रेटिना को हमने लोकेट किया और उसमें हमने रिसेप्टर्स बिठाए, रॉड्स एंड कोन्स उनके नाम थे. लेकिन स्टिमुलस था क्या? स्टिमुलस था लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. और फोटॉन्स जब वो लाइट की शक्ल में जब वो पड़ेंगे ऑन द रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स विल बी स्टिमुलेटेड एंड दैट स्टिमुलाई विल बी कन्वर्टेड इनटू इम्पल्सेस. फिर करंट में कन्वर्ट होंगे और उस करंट को लेके जाएगी वायर, माने सीधी सीधी नर्व. और हर ऑर्गन के लिए, हर स्पेशल सेंस के लिए अलग नर्व है. एंड दैट नर्व विल नॉट परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एक्सेप्ट दैट सेंस. तो कैरी दो सेंसेस लाइक विजन. तो विजन के लिए स्पेशलाइज्ड नर्व होगी, द ऑप्टिक नर्व. और ऑप्टिक नर्व विजन के अलावा और कोई काम नहीं करेगी. Similarly, when we discussed hearing and you say hearing, we discussed and we located, we caused and we asked you to locate their sensory receptors, specialized organs, क्योंकि जो है स्टिमुला हैं, जो है साउंड, वो जो साउंड वेव्स हैं, वो जो ट्रेवल कर रही हैं, उसको ऑरिकल कैच कर रहा है, उसको ऑडिटरी ट्यूब में डाल रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्ट्राइक कर रही है, वो एम्पलीफाई होके इनर ईयर पे जब आएगा तो बिलाखिर वो सेंसरी रिसेप्टर्स दे विल बी स्टिमुलेटेड. और स्टिमुलेट करेंगे तो उस इम्पल्स को, उस स्टिमुला को कन्वर्ट कर देंगे इम्पल्सेस में, करंट में. एंड दैट करंट विल बी कैरिड बाय द वायर अगेन. एंड वायर मीन द नर्व. एंड नर्व हियर मीन्स द कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर कंपोनेंट ऑफ द वेस्टिबुलो कॉक्लियर. वो उसको लेके जाएगी. And that will be carried to the brain, and in the brain it will be decoded. फिर वहाँ वो decode होगा और फिर आपको sense of hearing होगी. Hearing का sense जो होता है, जिसको perception कहते हैं, that will be carried out by the brain. ये brain आपको देगा. brain तक पहुँचेगा ये stimulus तो ही. आप रोशनी लेना चाहते हैं, आप पेट्रोल लेके आएंगे, जनरेटर खरीदेंगे, तार लेके आएंगे, लेकिन आखिर में आपको बल्ब ज़रूर खरीदना होगा. तो ये सारी जितनी भी तगोदो हम करते हैं ना, आखिर में इतला ब्रेन को करते हैं. एहसास ब्रेन देगा आपको, विजन का एहसास ब्रेन देगा. अगर वो ब्रेन की एरिया को मैं ख़त्म कर दूं तो हर चीज़ मौजूद होगी, लेकिन पर्सन ब्लाइंड होगा. उसकी आंख भी होगी, उसकी नर्व भी होगी, सब होंगे, लेकिन अगर ब्रेन की वो एरिया नहीं होगी जहाँ पर, तो आप सब कुछ लेके आए, अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो रोशनी नहीं होगी. ये सारी जितनी भी आपने तगोदो की खर्चा किया, सारा बेकार.
तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब बात करते हैं ना हमने टेस्ट की, तो टेस्ट के लिए भी हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, सेंसरी रिसेप्टर्स। These sensory receptors will be present at specialized organ, जैसे rods and cones। ऐसे नहीं कोई हमने डाल दिए ऐसे आर्बिटर के अंदर, आई बॉल बनाया, उसके लेयर्स बनाए, उसके अंदर रेटिना रखा, उसके अंदर उसके किसी लेयर में हमने रॉड्स एंड कोन्स को हिफाजत से रखा, और उधर लाइट पहुंचाई है हमने, वो पहुंचाना है लाजमन, क्योंकि जब तक स्टिमुलस आपके सेंसरी रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेगा तो कन्वर्जन ट्रांसडक्शन होगी नहीं, करंट क्रिएट नहीं होगा। जनरेटर भली आप कितना भी बड़ा ले आएं, पेट्रोल चाहे पूरा पेट्रोल पंप ले आएं, लेकिन वो पेट्रोल उसमें डालना होगा, डाले बगैर वो करंट नहीं बनाएगा, वो बिजली नहीं बनाएगा। तो आपने अंदर जाके बिठाया है रॉड्स एंड कोन्स को, और लाइट वहां पहुंचाई है आपने, वो पहुंचाना लाजमी है। वो कहाँ जाके आपने, इनर ईयर में जाके बिठाए हैं हमने ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ कॉटी जिसको हम बोलते हैं, हर रिसेप्टर का अपना नाम होता है, और ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है वो हियरिंग सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हियरिंग के लिए, और वहाँ आपने साउंड वेव्स पहुँचाई हैं वहाँ पर, तब जाके वो मूव हुए हैं, तब जाके करंट क्रिएट हुआ है। और यहाँ तो बहुत आसान है, यहाँ तो सिर्फ मुंह में आपको कोई चीज़ डालनी है बस, तो आपको टेस्ट हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा टेस्ट? स्टिमुलस डालना है। स्टिमुलस का मकसद है कि केमिकल स्टिमुला है, आप जो फूड खाते हैं या जो कोई भी चीज़ डालते हैं उसके अंदर वेरियस केमिकल्स होते हैं, एंड दीज केमिकल्स विल हैव, actually these chemicals are there and you are putting them in your mouth, and these chemicals now will be in contact with the mucosa of the tongue, टंग के म्यूकोजा को लगेंगे, और टंग के अंदर जो म्यूकोजा है, वो जो टंग का एपिथेलियम है, उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, और वहाँ उनका नाम है टेस्ट बड्स। जैसे ना रॉड्स एंड कोन्स, ऑर्गन ऑफ कॉटी, तो यहाँ उनका नाम है टेस्ट बड्स, दीज आर टेस्ट रिसेप्टर्स। और वो टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ हैं? टंग में। तो जैसे आपने आई बॉल को देखा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, आई को, ईयर को देखा, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टंग बड़ा आसान है। वो टंग जाके घर आप आईने पे खुद अपना भी देख सकते हैं। तो वो टंग अगर यहाँ देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा लाइक दिस। तो ये टंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन विद इन योर ओरल कैविटी। माउथ जो है, माउथ लिप्स और टीथ के बीच में ये एरिया जो है, इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। यहाँ एज सच टंग नहीं है हमारी। जा जैसे हम ओपन करते हैं, जा को, टीथ को ओपन करते हैं, तो जो अंदर जाते हैं यहाँ पर, दिस पार्ट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी प्रॉपर। ये ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी में जैसे हम अंदर हाथ डालेंगे, उसके फ्लोर में हमें टंग लगेगी, ये हमें टंग मिलेगी। द टंग इज एक्चुअली, जो टंग का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो टंग इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये गोश्त का टुकड़ा है पूरा, ये गोश्त है, मसल है, स्केलेटल मसल, व्हिच यू कैन मूव बाय विल। ये आप वॉलंटरली मूव कर सकते हैं। आप देखो टंग को बाहर लेके आते हैं, अंदर लेके जाते हैं, टंग का शेप चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे रोल कर देते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, तो टंग आपके कंट्रोल में है। हाईली स्किल्ड मसल्स हैं, हाईली स्किल्ड। ये इसको आप ज़रा मिलीमीटर का भी फ्रैक्शन इधर से उधर कर लेते हैं, इतना कंट्रोल होता है इस मसल के ऊपर आपका। हाईली स्किल्ड मसल है, हैंड से भी ज़्यादा हाईली स्किल्ड है, क्योंकि टंग को आप रोल करते हैं ना, ये हमें फूड को विद इन द माउथ, फूड को पोजीशन चेंज करने के लिए ये भी काम में आता है। जब हम चबाते हैं, चबाने के बाद जब वो बोलस बन जाता है, तो बोलस को हम प्रोपेल करते हैं पीछे की तरफ। कैसे करते हैं? टंग धकेलता है उसको। तो टंग का एक एक्शन तो ये है कि वो जनरल वो खाने के दौरान जो मूवमेंट्स होती हैं वो करता है। वो जानवर को भी होती हैं, जानवर के पास भी टंग ऐसा काम कर देती है, जो हमें, आप खुद सोच सकते हैं कि टंग के मसल्स जो हैं ये इतने, क्योंकि टंग के एक तो ये मसल्स हैं जो आप हाथ में पकड़ के अगर टंग को देखें तो ये गोश्त का टुकड़ा है। ये टंग यूँ समझ लो कि लिफाफा है जिसके अंदर सिर्फ मसल्स भरे हुए हैं। हाईली स्किल्ड एंड हाईली कंट्रोल्ड मसल्स हैं।
और ये जो मसल्स हैं इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग, टंग के अपने अंदर के मसल, जिससे टंग का शेप बनता है या टंग का सब्सटेंस बनता है, उसको हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। इंट्रिंसिक, अंदर जो टंग के अंदर पड़े हुए हैं मसल्स, यानी जिससे टंग बनता है। लेकिन टंग में 4 मसल्स वो भी हैं जो टंग को बाहर से कनेक्ट करते हैं बोन्स के साथ, ताकि टंग मूव करे। जैसे ना एक पपेट होती है, पुतली होती है, जैसे जिस चीज़ की बनी हुई है वो इंट्रिंसिक है, लेकिन वो जो हम धागों से पुतली को मूव कराते हैं, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसकी, ये एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। एक्सट्रिंसिक मसल जो टंग को बाहर खींचे, जो टंग को ऊपर लेके जाएं, टंग को रोल करके पीछे लेके जाएं, तो ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। ये सारे जितने भी मसल्स हैं, दे आर हाईली स्किल्ड मसल्स हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड में मसल आपको। तो टंग का एक काम तो मोटर एक्टिविटी है ही, और ये मोटर एक्टिविटी किस वजह से है? इन मसल्स की वजह से। तो जब आप मसल्स की बात करेंगे ना, तो जैसे ये टंग है, जैसे ये पूरा जो टंग आप यहां पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहां से दिखाऊं, ये आपको जैसे ये टंग है, ये पूरा ऐसे है, The tongue has basically 2 parts. ये जो यहाँ ये वी लाइक सल्कस दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ऐसे इसने टंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये जिसको हम कहते हैं इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और ये है हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। टंग के 2 हिस्से, और ये जो बीच में सल्कस है इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। ये वी लाइक सल्कस है जिसकी पॉइंट जो है वो थ्रोट की तरफ है, लाइक दिस। एंड नाउ यू हैव गॉट एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। अगर मैं इस टंग को ऊपर से, जैसे आप देखते हैं, तो ऊपर से चढ़ा हुआ है इसके, क्या ऊपर से चढ़ा हुआ है इसका एपिथेलियम, क्योंकि आपको पता है ना जिस टिश्यू को सरफेस होती है वो एपिथेलियम है। और ये एपिथेलियम इतना सख्त है, इतना तो ये सिंपल एपिथेलियम नहीं है, ये एपिथेलियम है जिसके ऊपर लेयर्स हैं। ये ऐसे ही सख्त है, ऐसा ही टफ है जैसे तुम्हारी स्किन। तो यहां पर जो एपिथेलियम है वो सिंपल एपिथेलियम नहीं है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड का मकसद होता है जिसके लेयर्स होते हैं, और लेयर्स उन्हीं जगहों पर कुदरत देती है एपिथेलियम में जहां हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आप बोले थे प्रोटेक्शन, यहां कौन सी जरूरत है? प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आप जब चीज़ें खाते हैं, सख्त चीज़ें खाते हैं, हड्डी चबाते हैं, ये जो तो लगता है वहाँ, तो वो आपके ज़बान को लगता है, तो आपको सिंपल एपिथेलियम की नहीं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की ज़रूरत है। तो यू नीड हियर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वो कौन सा है? जैसे स्किन का होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो वो एपिथेलियम तो स्ट्रेटिफाइड है ही, लेयर्ड एपिथेलियम है। लेकिन इस लेयर्ड एपिथेलियम में ये जो आप यहां पे देखेंगे, तो इसके अंदर अगर एपिथेलियम को कट लगा के मैं जैसे खोलूंगा तो नीचे मुझे क्या नजर आएगा? सब म्यूकोजा वगैरह, और कट लगाऊंगा तो मसल्स ही मसल्स भरे हुए हैं। और मसल्स अगर मैं यहां से इस तरीके से कट लगा के आपको दिखाऊं ना, तो मसल्स ऐसे हैं अंदर 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 अगर मैं दिखाऊं तो कुछ मसल्स ऐसे हैं लॉन्गिट्यूडनल, कुछ ऐसे वर्टिकल हैं, और कुछ ट्रांसवर्स है। इस तरीके से मिला के ऊपर में सब म्यूकोजा लगा दूंगा और ऊपर में एपिथेलियम लगा दूंगा, तो ये टंग का मटेरियल बन जाएगा। टंग ऐसे गोश्त का टुकड़ा है, और अंदर मसल्स ही मसल्स है, यानी एक लिफाफा है जो मसल से भरा हुआ है, ऐसे करके। लेकिन सिर्फ मसल से भरा हुआ लिफाफा है तो वो तो ऐसे पड़ा रहेगा, आगे ले आना, पीछे लेके जाना, ऐसे करने के लिए फिर हमें चाहिए बाहर के मसल्स। ये मसल्स, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स, ये अंदर छुपे हुए मसल्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक मसल्स। ये इंट्रिंसिक मसल्स जो अंदर हैं, और जो मसल्स इसको बाहर की तरफ ले आए या उसकी मूवमेंट्स कराएं, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। अगर मैं यहां आपको टंग दिखाऊं लाइक दिस, तो ये आप यहां पे देख रहे हैं, ये मैंडिबल है,
इसके ऊपर पैलेट है, और बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे तो स्कल आएगी, स्कल का बेस आएगा, और स्कल के बेस पर एक प्रोसेस होता है, उसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये यहां से मसल्स ओरिजिन लेते हैं। यानी एक मसल वो होगा जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से आएगा और जाके टंग में अटैच हो जाएगा। स्टाइलॉइड से आया है मसल, ओरिजिन स्टाइलॉइड प्रोसेस पे, इंसर्शन किस पे? टंग पे। और टंग को कहते हैं ग्लॉस। टंग के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है GLOSS, ग्लॉस। और ये है क्या? ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, बोन का एक प्रोसेस है। तो स्टाइलॉइड मसल आया स्टाइलॉइड प्रोसेस से, और ग्लॉस में लग गया, तो फिर इस मसल का नाम पड़ जाता है स्टाइलोग्लॉसस। इसको स्टाइलोग्लॉसस कहते हैं। फिर एक मसल जो है पैलेट से आता है, पैलेट से ऐसे। तो ये क्या है? पैलेट, और लग गया किस पे? ग्लॉस पे, इसलिए इस मसल का नाम पड़ जाता है पैलेटोग्लॉसस मसल। तो ये जो मसल्स पीछे से उसको खींचेंगे तो क्या करेंगे? टंग को रेज कर देंगे और उसको प्रोपेल करके पीछे करेंगे, तो आपका जो बोलस है वो थ्रोट में चला जाएगा। लेकिन दो मसल आगे भी होते हैं यहां पे। एक मसल लगा होता है इस मैंडिबल पर, इस जगह पर, और ये इसके टिप पे आके इंसर्ट हो जाता है ऐसे। और ये जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल का ये सेंट्रल पोर्शन है, इसको कहते हैं जेन्यू। क्या बोलते हैं? जेन्यू कहते हैं इसको। और ये ग्लॉस में लग गया है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है जेन्यू ग्लॉसस। और फिर आप देखिए मैंडिबल के नीचे ये भी बोन होता है आपका, एक हायोइड बोन, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। ये लगभग कहीं इस जगह पे होता है। यहां से भी एक मसल उठेगा, और जो मसल उठेगा तो आके लगेगा किस पे? साइड ऑफ द टंग पे। कहां से आया? हायोइड से, लगा किस पे? ग्लॉस पे, तो इस मसल का नाम पड़ जाता है हायोग्लॉसस। तो ये जो चार मसल्स हैं इनको हम एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं, जो टंग को क्या करते हैं? मूव करते हैं। बाहर ले आए, अंदर लेके गए, डिप्रेस किया, रेज किया, रोल किया, ये एक्सट्रिंसिक मसल्स है। ये क्या करेंगे? ये आपके बेसिक मूवमेंट्स देंगे जो खाने के टाइम पे होती हैं, और ये रोल करती हैं। ये सबको होती है, जानवर को भी होती है। इसके लिए इतने कंट्रोल की जरूरत नहीं है। तो फिर नेचर ने ये मसल्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स, हाईली कंट्रोल्ड क्यों दिए हैं? ये इसलिए दिए हैं क्योंकि हम टंग से एक और भी मोटर एक्टिविटी का काम लेते हैं, वो होता है स्पीच। जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को सबसे बड़ी जो मैंने स्किल दी है ना, वो स्पीच है। और वो स्पीच जो है आपको टंग के बगैर मिल नहीं सकती। आवाज आपको लैरिंक्स से मिल जाती है। आज वो तो बच्चा जैसे पैदा होता है वो आ लेके आता है, जिसको रोना कहते हैं। हम कहते हैं ये रो रहा है, ये एक्चुअली इसकी आवाज है, ये म्यूजिक है, एक्चुअली नेचर की म्यूजिक। आप उसको रोना बोलते हैं, ये रोना नहीं है। ये ऊपर मुंह से वो जो आवाज निकालता है, वो जब मुंह से निकालता है तो सिर्फ निकालता है कि ये टंग के साथ उसको मूवमेंट, टंग की मूवमेंट के साथ उस आवाज को वर्ड में चेंज कर देता है। आप देखिए, आ करते हैं, आ करके टंग को अगर पैलेट को लगाते हैं, आ छोड़ देते हैं तो दा बन जाता है वो। फिर ना करने के लिए टंग को रोल करते हैं, सा करने के लिए टंग को फंसाते हैं दो जा के अंदर, शा करने के लिए। अब देखेंगे ये वर्ड जो आप बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं, ये टंग की वजह से। तो टंग की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है, एक तो सिंपल एक्टिविटी है फूड को रोल करना, मूव करके प्रोपेल करना वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी एक बहुत एक बड़ी एक्टिविटी है, वो है स्पीच। तो दो बड़ी एक्टिविटीज, ये दोनों मोटर हैं, लेकिन टंग के अंदर एक एक्टिविटी और भी है, वो है सेंसरी एक्टिविटी। और सेंसरी भी दो टाइप्स की हैं। एक है वो जो जनरल सेंसरी है, टच, चाय पी तो गर्म लगा, शरबत पिया तो ठंडा लगा,
हाथ लगाया तो टच लगा, पिन प्रिक किया तो पेन हुआ। तो ये वो सेंसेस हैं जो और जगहों पर भी होती हैं। ये तो सिर्फ टंग में नहीं होती, और जगहों पर भी होती हैं। क्या यहाँ नहीं होता टच? क्या यहाँ भी होता है। ये सेंस कहलाती है जनरल सेंस। तो टंग में जनरल सेंस भी है, लेकिन टंग में वो चीज़ है जो और जगह पर नहीं है, वो है टेस्ट। सेंसरी की बात बताऊं, वो है टेस्ट। इसका मकसद है कि टेस्ट इज ए स्पेशल सेंस। टेस्ट स्पेशल सेंस है। इसका मकसद ये हो गया कि टेस्ट स्पेशल सेंस है, और टेस्ट के लिए यहां पर हमें स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स चाहिए, क्योंकि सेंसेस कभी भी विदाउट रिसेप्टर्स हो नहीं सकते। अगर मैं आपकी स्किन से अगर पेन के रिसेप्टर्स हटा दूं ना, यहां पर जो आपके स्किन में मौजूद हैं, वो अगर आपको हटा दें, तो आपको अगर हम आग में भी डाल दें ना, तो आपको पेन नहीं होगा। तो इसका मकसद ये है कि पेन कहां से उठेगा? पेन उठेगा उस स्टिमुलस जब रिसेप्टर में पड़ेगा। रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो पेन आपको, आप पेन फ्री हो जाएंगे। तो यहां पर भी रिसेप्टर्स का होना बड़ा जरूरी है। और रिसेप्टर्स कहां होंगे? जाहिर है सरफेस पर। किस सर? एपिथेलियम पर। तो एपिथेलियम पर क्या होता है कि जनरली जब आप एपिथेलियम को देखेंगे ना, तो एपिथेलियम बेसिकली अगर मैं बनाऊं यहां पर ये एपिथेलियम, तो एपिथेलियम एपिथेलियम को अगर यहां से इसे बनाएं तो एपिथेलियम इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ऐसे उसे होता है, स्पाइक लाइक। ये माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं इसके, स्पाइक्स की तरह। ऐसे स्पाइक्स को यहां पे, ये एपिथेलियम है, आपने नजर तो नहीं आते, ये माइक्रोस्कोपिक है। जैसे एक कारपेट होता है ना, कारपेट में जो जैसे एक टॉवेल होता है, टॉवेल में बुशेस होते हैं ना छोटे छोटे, तो इसमें भी लगभग ऐसा ही है। ऐसे स्पाइक्स को, ऐसे फोल्डिंग्स को हम कहते हैं पेपिला। जिसका आदि एक को कहते हैं पेपिला, बहुत सारों को पेपिली। तो ये पेपिली होते हैं। तो पेपिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टंग। तो टंग के एपिथेलियम इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, इनको हम पेपिला कहते हैं। और पेपिला अगर यहां पर देखोगे तो वेरियस, उनके पेपिली के वेरियस शेप्स होते हैं। शेप्स ऐसे होते हैं कि जैसे ये देख रहे हैं, ये है सल्कस टर्मिनलिस। इस सल्कस टर्मिनलिस के पैरेलल आपको बहुत सारी कतारें मिलेंगी। किसकी? पेपिली की। इन पेपिली को कहते हैं हम, यहां पर ये जो आपको कतारें मिल रही हैं, इन पेपिली को कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। फिर कुछ पेपिली ऐसे होते हैं जो टंग के साइड्स पे मिलते हैं, और उनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लाइक दिस, ऐसे। और टिप के पास इन पेपिली को कहते हैं यहां पर हम फंगीफॉर्म पेपिली, फंगी, फंगस की तरह। और कुछ ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में वो ज़्यादा होते हैं, वो थोड़े से नीचे होते हैं, वो इनकी साइड पर, यहाँ पर इनमें स्केटर्ड, उनको हम कहते हैं, वो फ्लावर लाइक होते हैं, इनको हम कहते हैं फोलिएट पेपिली। फोलिएट, फोलिया, फोलिएट पेपिली। और फिर जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ये देखिए सल्कस टर्मिनलिस जो है, इस सल्कस टर्मिनलिस के इन फ्रंट ये गोल गोल आपको ऐसे नजर आएंगे, ऐसे कोई 6-7 एक तरफ तो 6-7 दूसरे तरफ। ये जो पेपिली हैं, इन पेपिली को कहते हैं हम सर्कमवेलेट पेपिली। सर्कम, गोल गोल। कहां मौजूद है? ये 12 से 15 के करीब। कहां? सल्कस टर्मिनस के इन फ्रंट, एंटीरियर टू दैट। तो ये आपको 4 किस्म के पेपिली मिलते हैं। कहां पर? ऑन द एपिथेलियम ऑफ द टंग म्यूकोसा पर। ये जो यहां पर हम देख रहे हैं, ये लाइक दिस आल्सो, अंडरस्टैंड, इनको पेपिली कहते हैं। यानी आप अगर यहां देखें, ये जो पेपिली हैं, तो ये पेपिली क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। तो इन पेपिली के अंदर उनकी साइड्स पर मौजूद होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। यानी आपको अगर
ये दिखाएं गोल, ऐसे गोल, ऐसे कप की तरह, छोटे छोटे, 5-6 एक तरफ, 5-6 दूसरी तरफ। तो ये ऐसे कप की तरह है, और कप में अगर अंदर हाथ डालें तो उसकी जो वाल है, वाल उसमें मौजूद हैं टेस्ट बड्स। तो पेपिली के अंदर क्या है? टेस्ट बड्स। ये जो फिलीफॉर्म पेपिली हैं जो आपके टंग के ऊपर पूरे स्केटर्ड हैं, इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते। तो आपसे पूछे जाते हैं कि फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बड्स होते हैं? फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बड्स नहीं होते। ये जो साइड में, ये जो बीचों बीच आपको ये नजर आ रहे हैं, इन पेपिली में टेस्ट बड्स नहीं होते। तो आप बोलेंगे फिर ये ऐसे फोल्डेड क्यों होते हैं? फिर ऐसे इसलिए फोल्डेड होते हैं ताकि वो थोड़ा सा रफ हो जाए, और थोड़ा सा रफ हो जाएगा, उसमें केराटिन मटेरियल भर जाएगा, तो टंग स्लिप नहीं होगी। स्लिप नहीं होगी तो क्यों? उसका क्या फ़ायदा? उसका ये फ़ायदा है कि जब आप बात करेंगे तो टंग में ग्रिप होगी। जैसे अगर टंग वहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हो और आपका पैलेट भी स्मूथ हो, तो जब पैलेट को टंग लगेगी तो स्लिप नहीं हो जाएगी। जब स्लिप हो जाएगी तो वर्ड बना सकेंगे क्या आप? तो नेचर ने उधर क्या दिया है? उधर पेपिली दिए हैं, लेकिन उसमें टेस्ट बड्स नहीं दिए। लेकिन साइड में जो पेपिली दिए हैं, फंगीफॉर्म या फोलिएट या ख़ास तौर पे ये सर्कमवेलेट, इनमें टेस्ट बड्स बहुत सारे होते हैं। और जब टेस्ट बड्स बहुत सारे होते हैं तो एक टेस्ट बड को अगर मैं दिखाऊं, एक को सिर्फ, तो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दरअसल टेस्ट बड की शक्ल ऐसे होती है। ये है टेस्ट बड की शक्ल। ये एक टेस्ट बड है, यानी ये किसके अंदर दफन है? पेपिली के वाल में एक टेस्ट बड है। वैसे 50, 60, 70 इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक निकाल के ले आए टेस्ट बड तो पता चले कि है कैसा। ये है टेस्ट बड। और हर टेस्ट बड जो है, ये बड जो है, हर टेस्ट बड इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और सेल्स एलोंगेटेड है ऐसे, देख रहे हैं? ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये क्या है? ये टेस्ट सेल्स हैं। ये टेस्ट सेल्स जो हैं ये अपने अपाइकल साइड से कुछ सीलिया निकालेंगे, और ये सीलिया यहाँ से निकलेंगे, और ये जो सीलिया एक जगह से निकलेंगे, यानी एक छोटी सी थैली है टेस्ट बड जो भरी हुई है किससे? सेल से, टेस्ट सेल से। और टेस्ट सेल्स जो हैं वो ऐसे स्पिंडल टाइप हैं, और उनके जो अपेक्स है वहाँ से कुछ सीलिया निकलते हैं, और उस थैली के अंदर एक छोटा सा सुराख है, सबके सीलिया उससे मुंह निकालते हैं। यानी सब सेल नहीं निकल रहे, सब सेल, इसने जो सीलिया दिए वो भी निकल आए, उसने जो सीलिया दिए ये भी निकल आए, ये सारे ऐसे। किससे? उस थैली में से एक सुराख करके वहां से हमने बुश निकाला है, हेयर लाइक। ये क्या है? ये सीलिया हैं किसके? उन सेलों के जो जिस सुराख से निकलते हैं ना, जिस थैली में जो सुराख है, जो टेस्ट बड में सुराख है, उसको हम कहते हैं टेस्ट पोर। तो ये है क्या? टेस्ट पोर। और ये जो हेयर लाइक निकल रहे हैं ये क्या है? इसको कहते हैं हम टेस्ट हेयर। किसके हैं? एक एक सेल के 10-15 निकलेंगे। और जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट, जैसे हम विजन को ऑप्टिक कहते हैं, हियरिंग को एकॉस्टिक कहते हैं, तो हम टेस्ट को कहते हैं गस्टेशन, गस्टेटरी, ऑडिटरी, ऑप्टिक, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो इसको बोलते हैं, और जैसे स्मेल को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, तो इसको बोलते हैं गस्टेटरी। इसलिए ये जो हेयर निकले हुए हैं ना, इनको हम कहते ही हैं गस्टेटरी हेयर। किससे निकले? टेस्ट पोर से। हैं किसके? टेस्ट सेलों के। और ये किसमें है? ये इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? टेस्ट बड। ये एक दिखा रहा हूं, लाखों होंगे। कहां बैठे हुए हैं? पेपिली के वाल में, और टंग के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। अब ये सिर्फ टेस्ट टंग में नहीं होता है, टेस्ट टंग के अलावा भी कुछ हिस्सों में मौजूद है। और ये जो यहां हम देख रहे हैं, ये एंटीरियर 2/3 में भी टेस्ट है, पोस्टीरियर 1/3 में भी है, और बहुत पीछे का हिस्सा जो है यहां पर भी टेस्ट बड है। और ये टेस्ट बड्स जो हैं इनको आपको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट किसको करना है? स्टिमुलेट तुम अपने स्टिमुलस को लगाओगे किस पर? गस्टेटरी हेयर पर। और गस्टेटरी हेयर पर जैसे लगाएंगे सिग्नल जाएगा अंदर टेस्ट सेल में, और टेस्ट सेल स्टिमुलेट हो जाएगा और उसमें करंट क्रिएट हो जाएगा।
और इस करंट को, जिसको इम्पल्स कहेंगे, इस इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाना होगा। ब्रेन तक न पहुंचा तो तुम्हें टेस्ट फील नहीं होगा। टेस्ट की फीलिंग कौन देगा? ब्रेन, टंग नहीं। रोशनी कौन देगा? क्या पेट्रोल, क्या जनरेटर, के बल्ब? बल्ब। लेकिन बल्ब को चाहिए करंट, और करंट को चाहिए जाहिर है स्टिमुलस, और स्टिमुलस होगा यकीनन पेट्रोल। आपका अगर जनरेटर खराब है तो आप पूरे पाकिस्तान का पेट्रोल ले आओ, बिजली पैदा नहीं होगी, क्योंकि गड़बड़ जनरेटर में। तो इस तरीके से जहां पर जो करंट जहां क्रिएट होगा, जो इम्पल्स जहां क्रिएट होगा, वो इम्पल्स कौन लेके जाएगा? नर्व लेके जाएगी। तो नर्व के जो एंडिंग्स होंगी वो यहां पर मौजूद होंगी, इसमें 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 सब में, और ये मिलके बन जाएगी आपकी एक नर्व। एक टेस्ट बड से एक 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 फाइबर निकला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ये सब मिला के एक नर्व बना देंगे। वैसे तो हर स्पेशल सेंस की नर्व अलग अलग होती है। आई की अलग नर्व, ऑप्टिक नर्व, और वो कोई काम नहीं करती, दूसरा और कोई काम नहीं करेगी सवाए विजन के। हियरिंग की कॉक्लियर नर्व और कोई काम नहीं करेगी, स्मेल की ऑल्फैक्टरी नर्व और कोई काम नहीं करेगी। टेस्ट के लिए ऐसा नहीं है, टेस्ट के लिए कोई स्पेशल नर्व नहीं है, क्योंकि टेस्ट के लिए, क्योंकि टंग बहुत बड़ा है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इसकी नर्व अलग है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की नर्व अलग है, और जो रूट ऑफ टंग है ये वाला, इसकी नर्व अलग है। तो हम टेस्ट के लिए 3 नर्व रख नहीं सकते। पहले से हम 3 नर्व स्पेशल सेंसेस को देख चुके हैं। टंग के लिए, इतनी बड़ी टंग के लिए हम 3 नर्व स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसलिए नेचर ने बोला है कि यहां से जो मिक्स्ड नर्व जा रही हैं वो टेस्ट में लेके जाएंगे। तो टेस्ट इज द ओनली स्पेशल सेंस व्हिच डजंट हैव स्पेसिफिक स्पेशल नर्व। उसी नर्व में जो दूसरे काम भी कर रही हैं, उस नर्व में टेस्ट भी डाल देंगे। सो मच सो कि जब एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की बात हो रही है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग टेस्ट विल बी कैरिड बाय द फेशियल नर्व। कौन करेगा? फेशियल नर्व करेगी। हालांकि फेशियल नर्व मशहूर है मसल्स ऑफ द फेस के लिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, फेशियल नर्व ये काम भी कर देंगे। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग टेस्ट इज कैरिड बाय फेशियल नर्व। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग पे जैसे जाओगे तो दैट्स इज कैरिड बाय ग्लासोफेरिंजियल नर्व। ये आपकी 9th क्रेनियल नर्व है, फेशियल आपकी 7th क्रेनियल नर्व है, ये आपकी 9th क्रेनियल नर्व है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व। ग्लासोफेरिंजियल और भी काम करती है इधर, चलो ये भी कर देगी। और जब पीछे की तरफ जाएंगे, बहुत पीछे की तरफ, रूट ऑफ टंग में, इधर यहां एक और नर्व होगी, वो है आपकी 10th क्रेनियल नर्व, द वेगस नर्व। वेगस तो बहुत और कामों के लिए मशहूर है भाई, मशहूर है तो चलो ये भी छोटा सा काम हमारा कर दे। क्या काम? टेस्ट सेंस। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग टेस्ट इज कैरिड बाय फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 बाय द ग्लासोफेरिंजियल, एंड द मोस्ट पोस्टीरियर रूट ऑफ द टंग दैट इज बाय द वेगस नर्व। और ये सेंसेशन है आपके टंग के डिफरेंट पार्ट्स को आपको लगी है, और वो कैरी करके लेके गई हैं ये नर्व। और ये नर्व जब कैरी करके लेके जाएंगी तो आपको पता है कि 10th नर्व, 9th नर्व और 7th नर्व, ये नर्व में इस वक्त क्या मौजूद है? टेस्ट की सेंसेशन, सेंसेशन नहीं, करंट मौजूद है। अब तो सेंसेशन टेस्ट का तो तब होगा जब ब्रेन तक पहुंचेगा ये। तो ये जो पाथवे होगा, दैट पाथवे इज कॉल्ड गस्टेटरी पाथवे, द पाथवे ऑफ टेस्ट। इसको कहते हैं क्या? गस्टेटरी पाथवे या पाथवे ऑफ टेस्ट कहते हैं। और वो पाथवे ऑफ टेस्ट कैसे होगा? अब आप क्या करेंगे, ये नर्व्स लेके आए अपनी एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को 7th नर्व, ये 7th, 9th या 10th, ये जितनी भी नर्व्स होती हैं, ये पहले टंग से निकल के ये किधर जाएंगी? ब्रेन में। और ब्रेन के कौन से हिस्से में? ब्रेन स्टेम में। आपको बता चुके हैं हम कि ब्रेन के हिस्से होते हैं, ये ब्रेन स्टेम जिसमें ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और जनरली मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये है हमारा डायनसेफ्लॉन जिसमें मौजूद होता है थैलेमस, और उसके बाद ये है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो नर्व्स आपकी दिखाई गई थी ना, जैसे आपकी 10th नर्व जो रूट ऑफ द टंग से लेके आ रही है सेंसेशन, वो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में एंटर होगी। ये आपकी 10th नर्व है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा में टेस्ट के सिग्नल्स पहुंचा रही है। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो 9th नर्व, वो भी मेडुला में एंटर होगी। क्या लेके आ रही है? टेस्ट।
एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से आ रही है फेशियल नर्व 7th, वो पोन्स में एंटर हो रही है, ये आपकी 7th नर्व है। ये टेस्ट की सेंसेशन लेके 3 नर्व्स पहुंची हुई हैं ब्रेन स्टेम में, 2 मेडुला में, 1 पोन्स में। और आपको पता है जब भी नर्व्स स्टिमुलाई लेके, इंपल्सेस लेके अंदर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जैसे ही कनेक्ट करती हैं एकदम से उनका न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, जिनको बोला जाता है कि आप हम में रिले हो जाएं। आप ऊपर नहीं जा सकती, आप हम में रिले हो जाएं। जैसे कोरियर लिफाफा लेके आएगा, घर में आके, बेडरूम में आके आपके वालिद को नहीं देगा, दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटाएगा और दरवाजे पे आपका सर्वेंट ले लेगा उससे लिफाफा। ऐसे ही होता है ना यहाँ पर, तो वो आके ले लेगा। इसका मकसद ये कि आप अंदर आ गई, अच्छा किया, आप आ जाएं, हम रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ से सर्वेंट रिसीव करेगा, वो सर्वेंट का नाम न्यूक्लियस होगा, वो ये सेल बॉडीज होंगी यहाँ पर। ये आपका टेस्ट का न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये अकेला सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसको अकेला न्यूक्लियस, इसको कहते हैं सॉलिटरी न्यूक्लियस। अकेला न्यूक्लियस, अकेला सॉलिटरी, इसको हम कहते हैं सॉलिटरी न्यूक्लियस। और ये जो इसके फाइबर्स आए हैं, ये न्यूरॉन्स के फाइबर्स, तो कौन सा न्यूरॉन होगा? पहला न्यूरॉन, इसको फर्स्ट न्यूरॉन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इसने जैसे अंदर इसमें रिले किया, तो ये रिले किया, तो ये जो न्यूक्लियस में, सॉलिटरी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूरॉन बैठे हुए हैं, ये कौन से वाले न्यूरॉन होंगे? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये होंगे क्या? और इसमें कौन सा न्यूरॉन था? फर्स्ट ऑर्डर, इसमें सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सिर्फ न्यूरॉन होगा कि इसके भी फाइबर्स होंगे? और इसके फाइबर्स बंडल बना के ये ऊपर जाएंगे। ऊपर क्यों जा रहे हैं भाई? ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको सेरिब्रम में जाना है। टेस्ट वो कराएगा, इनसे थोड़ी होगा, इनमें तो करंट है। ये हम क्यों ये तारें लेके बल्ब तक क्यों आते हैं भाई? मैंने ठीक है, मैंने पेट्रोल भी खरीद लिया, जनरेटर भी ले लिया, तार भी ले ली, मैं क्यों लेके आऊं बल्ब में? भाई रोशनी बल्ब देगा, असल सेंसेशन ब्रेन देगा, तो ब्रेन की तरफ जाएंगे और इसको बोलेंगे ट्रैक्ट। ऐसे बंडल्स जो अंदर अंदर रन करते हैं विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उनको बोलते हैं ट्रैक्ट। क्योंकि सिंगल है, अकेला है, तो उसका नाम है सॉलिटरी ट्रैक्ट। और ये सेंसेशन कहां जाएगी? पहले थैलेमस, क्योंकि हर सेंसेशन सबसे पहले कहां आती है? थैलेमस में। सो इट विल गो इनटू द थैलेमस। क्या थैलेमस में आके बैठ जाएगी कि उधर तीसरा न्यूरॉन जो है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, वो लेगा? और वो थर्ड ऑर्डर, वैसे टेस्ट अगर टंग तक पहुंच गई टेस्ट की सेंसेशन, तो टेस्ट की सेंसेशन दे देगा आपको थैलेमस भी, लेकिन उसके बारे में आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी। पता नहीं चलेगा, कि बस लगेगा कि टच नहीं है, कुछ फील हो रहा है टेस्ट जैसा। ना तो क्वालिटी देगा, ना उसकी इंटेंसिटी, ना उसकी आइडेंटिफिकेशन। वरना आपकी आंखें बंद है, मुख्तलिफ चीज़ें मैं मुंह में डालता जाऊँ, आप बोलेंगे, ये ऐसे खा के आप बोलेंगे उसके कंसिस्टेंसी को, कि आप मेरे मुंह में आपने कोई खजूर डाली है। ये निकाल के अगर मैं कोई और चीज़ डाल दूँ तो आप बोलेंगे कि ये नहीं, अब आप ये खिला रहे हैं मुझे, अब ये खिला रहे हैं, अब रोज़ा है, अब इतने में नहीं आपको इतना टेस्ट देना चाह रहा। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से आंखें बंद करके मैं 50 किस्म की चीज़ें आपके मुंह में डालूँ, आप बोलेंगे अब ये खा रहा हूँ मैं। आपके मुंह में अगर ऑरेंज डाल दें तो आप कहेंगे कि यहाँ ये थोड़ा सा अमरूद खा रहा हूँ मैं, ऐसे बोलेंगे आप? आंखें बंद करके बोल देंगे ऑरेंज है। कैसे बोलेंगे जब आंखें भी बंद हैं, आपने देखा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चला ये ऑरेंज है? टेस्ट ये ब्रेन में, आपको वो टेस्ट ब्रेन में मेमोरी है आपको कि ये टेस्ट फला होता है। 50 किस्म के फ्रूट आपको खिला दिए जाए ना, आप 50 के नाम देंगे, अनटिल कि कोई फ्रूट आपने पहले खाया नहीं है। तो नहीं खाया तो फिर आप नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रेन के अंदर इंस्टॉल होगा वो। आपको 50 लैंग्वेजेस आ रही हैं तो 50 ही जान पाएंगे, लेकिन उसमें अगर आपको एक और लैंग्वेज में मैं बोल दूं तो ब्रेन ऐसे नहीं बोलेगा नहीं नहीं इसने 50 लैंग्वेजेस में मेहनत की है, चलो एक ये जो आखिरी लैंग्वेज ये भी मैं इसको दे देता हूँ। करेगा क्या? वो करेगा चुप करो, ये तुम्हें आता ही नहीं है, जाहिल, पहले ये सीख तो लो। कंप्यूटर में आप कुछ भी कर ले, जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे वो रिजेक्ट कर देगा आपको, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, डिटेक्ट ही नहीं करेगा। ब्रेन भी कंप्यूटर की तरह ही। तो जहाँ पर ये जाएगा थैलेमस में, और थैलेमस में फिर जो तीसरा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन थैलेमस वाला होगा वो उसको भेजेगा किधर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब आपके चारों तबक रोशन है, अब आप जो भी चीज़ें खाएंगे आप बोल देंगे, आंखें बंद भी होंगी तो आप बोल देंगे कि ये फला है। और ये जितना भी टेस्ट है इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो ये जो पाथवे आपको दिखाया गया है इसको हम कहते हैं टेस्ट पाथवे, यानी गस्ट्रेटरी पाथवे। और ये बेसिकली जो सेंसेशंस होती है ना टेस्ट की, प्राइमरी सेंसेशंस, वो होती है 4 टाइप्स की।
टंग के मुख्तलिफ हिस्से आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस देते हैं। उसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें यहां से। ये टंग आप देखें यहां, ये पूरा ये टंग बनाया है। टंग के अंदर ये जो आपका टिप है, ये वाला हिस्सा, ये आपको स्वीट की सेंसेशन, क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट सेंसेशंस हैं, प्राइमरी सेंसेशन जिनको हम कहते हैं। टेस्ट सेंसेशन, 4 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस। नंबर 1 इज स्वीट, जो मीठापन है वो आपके टिप के अराउंड है। लेकिन एक वो होता है जिसको हम साल्टी कहते हैं, ये आपके साइडों पर है, ये दूसरी सेंसेशन है। ये प्राइमरी सेंसेशंस यही होती हैं। टंग का हर इलाका अपनी अपनी खास सेंसेशन के लिए मशहूर है। तो ये स्वीट है, फिर ये साल्ट है, फिर पीछे की तरफ आप साइडों से जाएंगे, बड़े बड़े एरियाज जो हैं ये सौर के लिए हैं, यानी वो जो थोड़े से तिरछ किस्म के होते हैं। कड़वा नहीं, कड़वा बिटर को कहते हैं। ये आपका चौथा है जिसको बिटर कहते हैं। ये बिटरनेस जो है ना ज़्यादातर ये बेस पर होती है, पीछे बिटर का जोन, और ये इस जगह पर भी होती है पीछे की तरफ। आप उन्होंने देखा होगा कि कड़वी कोई गोली आप लेते हैं ना, जब जो कड़वी कोई गोली लेते हैं तो जब पीछे की तरफ जाती है, लग जाती है, तो जहां कड़वा फील होता है, तो जिसका दी बिटर। तो बिटर, स्वीट, साल्ट एंड सॉर, ये 4 किस्म की सेंसेशंस होती हैं यहाँ पर। तो यार 4 टाइप्स ऑफ सेंसेशंस आर देयर एट द डिफरेंट प्लेसेस। एक असल चीज़ है क्या, वो पेपिली, उनकी लोकेशंस, और इसके अंदर मौजूद टेस्ट बड्स। और एक टेस्ट बड्स को ले आओ तो वो भरा हुआ है टेस्ट सेल से, और उनके सीलिया बाहर निकल के आ जाते हैं टेस्ट हेयर, गस्ट्रेटरी हेयर, पोर्क है थ्रू। और यहाँ से जैसे टंग में हमने कोई खाना खाया तो खाना डायरेक्टली उस गस्ट्रेटरी हेयर को नहीं लगता। खाना जब हम चबाते हैं ना तो उसमें सलाइवा आ जाता है, और जब सलाइवा आ जाता है तो सलाइवा का जो पानी है उसके अंदर वो केमिकल चले जाते हैं, वो फैल जाता है पूरे माउथ के अंदर। तो खाना मैंने चाहे यहाँ भी डाला तो इसका असर जो है वो पीछे तक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे सलाइवा में वो केमिकल्स पड़े हुए होंगे। तो इट विल एक्चुअली बी स्टिमुलेटिंग मोर टेस्ट बड्स। जितने ज़्यादा टेस्ट बड्स इस्तेमाल होंगे उतना टेस्ट का सेंसेशन बेटर होगा। इसलिए आप एक तरफ से खाएंगे ना जब, तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना आप दोनों तरफ से खाने से आपको आएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेस्ट बड्स इस्तेमाल होंगे। तो मोर सरफेस एरिया यू विल यूज एंड मोर थिंग्स यू विल एक्चुअली। तो ये क्या है? ये टेस्ट के पाथवेज, ये टेस्ट की सेंसेशन है। ये एक और स्पेशल सेंस जो आपने यहाँ पर किया। उसके बाद जो स्पेशल सेंस है जो बड़ा सिंपल है वो है स्मेल। और स्मेल के लिए आपको करना पड़ेगा जाहिर है नोज, क्योंकि स्मेल का वास्ता जो है नोज के साथ। नोज के अलावा और कहीं से स्मेल नहीं होती। चाहे आप एयर माउथ से भी लें, क्योंकि हम ब्रीदिंग माउथ से भी कर सकते हैं, अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो ब्रीदिंग माउथ से भी कर सकते हैं, लेकिन स्मेल नहीं आएगी वहां से। स्मेल के लिए जरूरी है कि एयर को नोज से लिया। जुकाम हो जाता है तो देखिए नोज से हम नहीं ले सकते, माउथ से लेते हैं तो हमारी स्मेल ही चली जाती है। लॉस ऑफ स्मेल को कहते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया, ऑस्मिया, ऑस्मो मीन्स स्मेल। अब इसके लिए भी क्या चाहिए? स्टिमुलस। किधर से आएगा स्टिमुलस? स्टिमुलस आएगा जाहिर है कहीं से भी, फ्रॉम आउटसाइड आएगा। कहाँ जाना? किधर है उसको? नोज में। क्या ये एयर जो है वो स्टिमुला कहाँ से आएंगे? वो केमिकल्स होंगे। क्योंकि जो भी चीज स्मेल देती है ना उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। माने आप यहाँ पे कोई चीज उठाएं, जैसे परफ्यूम का ढकना खोलें, उधर परफ्यूम होगा, आधे मिनट में उसकी स्मेल इधर तक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो वेपर्स की शक्ल में जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, दूर दूर तक जाएगी, आप तक भी आएगी। और जैसे आप तक आएगी, क्योंकि स्मेल है एयर में है, और एयर आप नोज से लेते हैं क्योंकि ब्रीदिंग आप नोज से लेते हैं। तो नोज से 2 काम आपने कर दिए। एक वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा था,
और अब उस नोज के अंदर एक छोटा सा एरिया अल्लाह ताला ने ऊपर से रखा हुआ है, उसके रूफ में छोटा सा एरिया, म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा, लेकिन उसके काम लिया है किसका? रेस्पिरेटरी नहीं, ऑल्फैक्टरी, स्मेल का काम। तो ये स्मेल की एरिया जो है, ये पूरा म्यूकोजा है अंदर, ये पूरा म्यूकोजा होगा, लेकिन छत पे थोड़ा सा एरिया है, नेचर ने म्यूकोजा का रखा है, उसको बोला है ये ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा है, इसका काम स्मेल का है। माने वहां पर स्मेल के रिसेप्टर्स होंगे, वहां ये एयर टकराएगी, वो एयर में केमिकल्स हैं, और वो जो एयर में केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स उस रिसेप्टर्स को टकराएंगे, और वो जो रिसेप्टर्स हैं टेस्ट बड्स की तरह ही, जैसे टेस्ट बड्स में क्या थे, वो हेयर थे ना, गस्टेटरी हेयर, तो यहां पर भी अंडर द रूफ तुम्हें सेल्स मिलेंगे, ऑल्फैक्टरी सेल्स। तो ये क्या है? ये देखिए, ये नोज है, ये नोज का रूफ है, और रूफ में मौजूद है क्या? ऑल्फैक्टरी सेल्स। ऑल्फैक्टरी सेल्स यानी ये न्यूरॉन्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इस ऑल्फैक्टरी सेल्स से लटक रहे हैं ये इसके डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स में आपको पता है ब्रांचिंग होती है। ये क्या बन गया? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बन गया, सिर्फ किधर? रूफ के हिस्से में। और ये कौन लटक रहे हैं? इसके डेंड्राइट्स। इस डेंड्राइट्स की जो टिप्स होती है ना, टिप्स सिर्फ, बस यही है तुम्हारे रिसेप्टर्स। इसलिए इन रिसेप्टर्स का नाम पड़ गया है फ्री नर्व एंडिंग्स। नाम ही है इनका क्या? फ्री नर्व एंडिंग्स, एफएनईज। ये फ्री नर्व एंडिंग्स है, रिसेप्टर का नाम ही फ्री नर्व एंडिंग है। वो दरअसल क्या है? उस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की टिप्स हैं, और इधर जो स्मेल में, एयर में आए केमिकल्स, ब्रीदिंग से जो लिया हमने, तो अंदर गए, लगे तो पूरे वाल को, हर जगह को, लेकिन जब उसको लगे जाके, किसको? रूफ को, और उसके टिप्स को लगे, तो वो जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो गए, और उन्होंने इस स्टिमुलस को कन्वर्ट कर दिया इंपल्स में, और इस इंपल्स को अब ब्रेन तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, इन सेलों की जिम्मेदारी है। तो हम क्या करेंगे? इनसे निकालेंगे क्या? एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स जो हैं इनके बंडल्स होंगे, और बंडल भी जो होंगे वो कोई 15-16 बंडल्स होंगे, और जो 15-16 बंडल्स हैं, ये क्या करना है? इनको नोज को छोड़ना है और ब्रेन तक जाना है। और जैसे नोज को छोड़ेंगे तो जो 15-16 बंडल्स हैं, तो सुराख भी कितने करेंगे? 15-16 सुराख करेंगे। तो वो जो रूफ होगा वो प्लेन होगा, किसमें सुराख हो जाएंगे? ये छलनी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल सीव लाइक। इसको हम कहते ही हैं क्रीबरी फार्म, क्रीब्रोज कहते हैं छलनी को, तो इसको हम कहते हैं क्रीबरी फार्म प्लेट। यानी आप जो प्लेट देखेंगे तो आपको बिल्कुल छलनीदार और सुराखदार नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उससे ये नर्व जा रही है, नर्व एक एक, इसको 15-16 बंडल्स हैं, और ये 15-16 बंडल्स को मिला के हम बोलते हैं ये पहली नर्व है, और इसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि दिस इज नाउ ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व कहां पहुंच गई है? ये ब्रेन के अंदर पहुंच चुकी है। कितने बंडल्स? 15-16 बंडल्स पहुंच गई है, और जैसे यहां पहुंच गई है, अभी ये ब्रेन में एंटर नहीं हुई, इसको जाना किधर है? थैलेमस में। लेकिन स्मेल थैलेमस में नहीं जाती, ये वाहिद सेंस है जो थैलेमस में नहीं जाता, बाकी सारे जाते हैं, स्पेशल हो, जनरल हो, सारे जाते हैं सवाए इसके। तो फौरी तौर पे इसको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां पर ही अवेलेबल कराया जाएगा कि बाबा आप हम में आप रिले हो जाए, हम देखते हैं क्या करते हैं। और जहां ये आपको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मिल जाए, वहां पर एक ऐसे बल्जिंग होती है, उसको बल्ब कहते हैं, बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या बोलते हो? तो ऑल्फैक्टरी बल्ब में क्या है? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहां थे? वो तो नोज में ही थे, उनकी टिप्स पर ही तो रिसेप्टर्स थे। और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेंगे? ये बंडल बनाएंगे, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बंडल्स को हम क्या कहते थे? ट्रैक्ट। तो आप नाम डाल देंगे उसका ट्रैक्ट, और उसका नाम होगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहां जाएगा? वे कहां जाते हैं ट्रैक्ट्स? सेरिब्रम में। थैलेमस में क्यों नहीं? थैलेमस में जाता ही नहीं है, ये ऑल्फैक्शन थैलेमस में नहीं जाता। तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही किस में अंदर इंटर हो जाएगा?
सेरिब्रम में एंटर हो जाएगा, और सेरिब्रम के टेम्पोरल जोन के अंदर उसका कॉर्टेक्स मौजूद है। वो जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा आपको स्मेल का एहसास होगा। स्मेल बहुत ही पुराना सेंस है। यूँ समझ लो कि ये जो विजन, ये सारी चीज़ें ये ह्यूमन बीइंग में बाद में आई हैं, कहना उनका ये बहुत ही प्रिमिटिव सेंस है। ये यूँ समझ ले कि ह्यूमन बीइंग जब अभी प्रिमिटिव था, शायद 4 लेग्ड था, तब से लेके उसकी स्मेल इतनी डेवलप्ड है। जब ह्यूमन बीइंग के पास विजन ही नहीं थी तो ये कहाँ से एहसास करता था? स्मेल से। यानी वो देखता नहीं था अपने एनवायरनमेंट को, स्मेल कर लेता। स्मेल से उसको पता चल जाता था कोई खतरनाक जानवर, कोई खतरा है, स्मेल के थ्रू। भूख उसको लगती थी स्मेल के थ्रू, सेक्सुअल डिजायर स्मेल के थ्रू। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आज भी ये कहते हैं कि ये एनिमल स्पिरिट है, जानवरों जैसी खसलत इंसान में आज भी है, थ्रू व्हाट? स्मेल। आपने देखा कि एक हदीस शरीफ है ना कि औरतें जो हैं वो पब्लिक में परफ्यूम लगा के न जाएं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि स्मेल से सेक्स एनहांस होता है। ये भी ऑब्सनिटी है, ये भी एक तरह से ये भी फहाशी है कि औरत जो है वो भले पर्दे से ही क्यों ना हो, खुशबू लगा के अगर वो पब्लिक में जाती है तो ये भी एक तरह से फहाशी है, क्योंकि इससे आदमी का सेक्सुअल डिजायर एनहांस होता है। और आपने देखा है कि जानवर जो है वो अपने फीमेल के साथ, एक मेल जानवर है जो फीमेल के साथ उसको पहले सूंघता है उसको। वजह यह है कि उससे वो अपना सेक्स एनहांस करता है। तो स्मेल इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ अ सेंसेशन। जहां से ये आप देखें खाने जो होते हैं जिनमें स्मेल अच्छी होती है, एरोमा जिसको खुशबू कहते हैं, जिसमें स्मेल अच्छी उसमें टेस्ट भी अच्छा होता है। मसालों में टेस्ट नहीं होता, खुशबू होती है, और खुशबू की वजह से वो मसालेदार खाने जो हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। आप मुझे कोई ऐसा खाना बताएं जो बदबूदार हो और टेस्टी हो, होगा ही नहीं। तो हमेशा टेस्ट को एनहांस करती है स्मेल। जुकाम हो जाता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हमें, हालांकि वो अच्छी बनी हुई होती हैं। दूसरा मज़ा लेके खा रहा होता है, हम कहते हैं यार पता नहीं ये क्या है, ये क्या। आंखें बंद करके पिज़्ज़ा खाओ ऐसे घास खा रहा है आदमी। क्यों? उसका एरोमा, उसका स्मेल हमें नहीं आता। तो स्मेल विल एक्चुअली सैनर्जाइज द टेस्ट को डबल कर देता है। तो स्मेल का एहसास वो क्या है, वो साइकोलॉजिकली भी उसका है। अब देखिए जिनको स्मेल नहीं आती वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खुशबू नहीं आती। ये देखिए वो साइकोलॉजिकली लोग दूसरे को खुशामद करके उनको खुश करने के लिए खुशबूदार चीज़ें देते हैं। ये क्यों देते हैं? उनको खुश करने के लिए। आप फूल लेके जाते हैं, आप लेके गए कभी कचरा कोई, या घास लेके जाए, सर ये मैं घास लेके आया हूँ, आप पास तोहफे में किसी को घास देंगे आप? हालांकि घास भी अच्छा लगता तो अच्छा है, ग्रीन अच्छा लगता है, लेकिन वो खुशबू नहीं है उसमें, वो सामने वाला खुश नहीं होगा, ठीक है। तो वो गुस्सा कर सकता है। इसका मकसद ये है कि खुशबुओं से खुश, उसका नाम ही खुशबू है, बू जो अच्छी है। तो वो खुशबू जो है, वो खुशबू से आप दूसरे के इमोशंस को आप टेस्ट से भी ऐसा ही है। मीठी चीज़ों से लोग खुश होते हैं, खासतौर पे हम लोग एशियंस जो हैं मीठी चीज़ों से खुश होते हैं। कैडबरी वालों ने बोल दिया है ना ये कि कुछ मीठा हो जाए, यानी खुशी का स्लोगन है मीठा होना। हमारा ये मतलब है, ये हमारी इख्तरा है, बाकी दूसरे जगहों पर मीठा खुशी को नहीं कहते। हमारी कोई खुशी पूरी नहीं होती जब तक मीठा ना हो उसमें। भाई आपकी शादी तय हो गई है, कुछ मुंह मीठा करवाओ, मतलब मुंह मीठा कराओ, मुझे खुशी दो आप। खुशी का सिंबल है हमारा मीठा। ये हमारा एशियंस जो है ना खास, क्योंकि हमारा मौलवी और पंडित जो है दोनों मीठे के शौकीन है, आपको पता है। मौलवी को पूरी बिरयानी की देग खिला दो, लेकिन अगर हलवा नहीं खिलाओगे तो वो बोलेगा कि मज़ा नहीं आया। वो पंडित का तो प्रसाद है ही मीठा। वो कल रोज़े के दौरान मुझे जीजल मावारी बच्ची आ गई, वो मुझे बोलती सर ये प्रसाद खा ले। मैंने कहा प्रसाद किसका? मेरा रोज़ा है। नहीं सर खा लेना। उसको पता ही नहीं था कि रोज़े में नहीं खाते। खा लेना सर, बहुत मीठा है, अच्छा बनाया है। मैंने कहा दफ़ा करो इसको, मैं रोज़े से हूँ। यानी प्रसाद भी मीठा तो हमारा हलवा भी मीठा। इसलिए कैडबरी वालों ने, आपको पता है डेयरी मिल्क वालों ने एक ही नारा लगा दिया, कुछ मीठा हो जाए। और कहीं और जगहों पे नहीं लगाया इन लोगों ने। कैडबरी तो जा रहे हैं मल्टीनेशनल है,
कनाडा, अमेरिका में ऐसा कोई नारा नहीं है कि मीठा हो जाए, कि वो लोग मीठा मीठा खुशी के साथ हमने लिंक कर दिया है कि खुशी है ही वो जिसमें मुंह मीठा हो। कहते हैं ना मुंह मीठा कराएं, मंगनी तय हो गई है, बस लोगों का मुंह मीठा कराएं। भाई मुंह मीठा क्यों, और कुछ भी दे सकते हैं आप, निम्को वगैरह भी दे सकते हैं या कुछ इस किस्म की चीज़। नहीं, वो खुशी पूरी नहीं होगी हमारी खुशी मीठा है। भले पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ में नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह, और किस वजह से हुआ होगा, ये मीठे, कुछ मीठा हो जाए। अंडरस्टैंड? सो दीज वर द स्पेशल सेंसेस, ये 4 स्पेशल सेंसेस जिसमें आपने विजन देखा, फिर हियरिंग, फिर अभी टंग और उसका टेस्ट, और अभी नोज और उसकी स्मेल। ये ऑल्फैक्टरी पाथवे है, वो गस्टेटरी पाथवे, वो विजुअल ऑप्टिक पाथवे, विजुअल पाथवे, और जो था ऑडिटरी पाथवे। ये 4 चीज़ें हैं। मैंने इसकी पावर पॉइंट पे भेज दी है, उसके साथ MCQs भी हैं, और हियरिंग और विजन का वीडियो भी भेजा है, और आज इन दोनों के भी आ जाएंगे। विजन का नहीं भेजा है यार, वो मैं बना रहा हूँ, उस दिन उसमें मज़ा नहीं आया मुझे। मेरे पास रिकॉर्डेड मेरे अपने पड़े हुए हैं, वो मैं थोड़ा सा कंसाइज करके मुझे इस वीकेंड को इंशाल्लाह ताला वो मैं और उसको एडिटिंग करके भेज दूँगा। एक सवा घंटे का एक बना के, वो आपका काम उससे हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, वो मैं भेज दूँगा इंशाल्लाह आज इस वीकेंड को। ठीक है, तो ये आपकी आखिरी क्लास थी, एंड MCQs और भी मैं बना रहा हूँ, और इस तरीके से जैसे प्रैक्टिस आपको मिलती रहे। आप अपने पास पेपर इधर उधर से पकड़ के वो भी करते रहो, लेकिन मैं भी कोशिश करके जितने भी सिस्टम्स हैं उनके मैक्सिमम MCQs जो भी बनते रहेंगे मैं आपको भेजता रहूँगा। और से एग्ज़ाम की डेट वगैरह आई है? नहीं, फॉर्म्स भर चुके, ख़त्म हो गए, या अभी लास्ट डेट कब है? 22, एक हफ़्ता है अभी। ठीक है, तो आफ्टर ईद होगा। चलो ठीक है, टाइम है, हमें 20-25 दिन प्रिपरेशन के लिए हैं। मैं तकरीबन एवरी अदर डे आपको उस पैटर्न से भेजता रहूँगा, तो इंशाल्लाह ताला पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक।